अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज हम ज़रा इस चीज़ पर बात करें। पिछले कुछ अरसे से बात चल रही है कि क्या मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाएगा या डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है, क्या श्रीलंका बनने जा रहा है, क्या हमारी हालत क्या है और हमें आईएमएफ क्यों नहीं कर्जा दे रहा, पैसे क्यों नहीं आ रहे, क्या हो रहा है, इसकी वजूहात क्या हैं। ज़रा इस पर बात करेंगे कि पाकिस्तान की इस वक्त माशी इस्तेदाद या माशी हालत है क्या। क्या ये मुल्क अब हुक्मरानी के काबिल रहा है? क्या इस मुल्क में अब कोई भी आ जाए उसके लिए डिलीवर करना मुमकिन रहा है? क्या ये मुल्क अब चलने के काबिल रहा है? क्या इस मुल्क का क्या फ्यूचर है? कहां पर यह मुल्क पहुंच गया है? आज आपको एक खौफनाक पिक्चर दिखाएंगे। इस मुल्क की अंदरूनी हालत दिखाएंगे, कहां पर है, कहां पर खड़ा है पाकिस्तान, आपको बताएंगे। और ये बड़ी ही परेशान पिक्चर है जो मैं पिछले कई दिनों से देख रहा हूं और देखकर परेशान हो रहा हूं कि ये मुल्क कहां पर पहुंच गया है। आपको पता है इस वक्त आपके हालात क्या हैं? इस वक्त हालात ये हैं कि पाकिस्तान ने हाल ही में सऊदी अरब से दरख्वास्त की है। पाकिस्तान के जो वज़ीर ख़जाना हैं इसहाक डार साहब, उन्होंने जाके सऊदी अरब के सफारत खाने में उनकी सऊदी सफ़ीर से मुलाकात की और उन्होंने हंगामी बुनियादों पर दरख्वास्त की है कि पाकिस्तान को 3 से 4 अरब डॉलर पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व में रखवाए जाएं। और इसकी वजह पता है क्यों पेश आई है? हम कुछ तमाम चीज़ें भी दिखाते हैं। आपको मालूम है इस वक्त पाकिस्तान के जो फॉरेन रिजर्व हैं वो 6.7 अरब डॉलर के रह गए हैं, जो बमुश्किल मुल्क के 1.5 माह का इंपोर्ट बिल के पैसे हैं। 1.5 माह के, यानी कि अगर आप तमाम, दो तरह का डिफॉल्ट होता है। एक होता है कि आप जिन लोगों को पैसे देने होते हैं आप उनको कहते हैं कि मेरे पास देने के लिए पैसे नहीं है। और एक डिफॉल्ट वो होता है कि ना सिर्फ पैसे देने के नहीं रहते बल्कि घर चलाने के पैसे भी नहीं रहते। तो हमारे पास घर चलाने के 1.5 माह के पैसे हैं, ठीक है, और वो भी हमारे अपने नहीं, वो भी कर्जों से लिए हुए हमारे अकाउंट में जो पड़े हुए हैं। और देने के जो पैसे हैं आप वो भी देख लीजिए। जनवरी से मार्च तक अगले साल हमने 8.8 अरब डॉलर की अपनी कर्जों की और सूद की अदायगियां करनी है। और हमारे पास पड़ा क्या हुआ इस वक्त? 6.7 अरब डॉलर। आईएमएफ किस्त नहीं दे रहा अगली। ये पाकिस्तान की हालत है। जबकि इस तमाम माली साल के दौरान हमें 33 से 35 अरब डॉलर चाहिए हैं मुल्क चलाने के लिए। और ये हमने मुख्तलिफ ममालिक से कर्ज़ों की और आलमी मालियाती इदारों से कर्ज़ों की सूरत में हमने जो अदायगियाँ उनसे हमने कही थी कि आप हमें ये कर्ज़े दे देंगे, ग्रांट्स दे देंगे, वो ये पैसे होंगे। और उसमें हम आपको बताएं कि अभी तक जो हमने प्रॉमिस लिया था, कतर से 3 अरब डॉलर के कतर हमें देगा। यूएई यानी कि मुत्तहिदा अरब अमीरात, उन्होंने कहा था कि 2 अरब डॉलर देंगे पाकिस्तान को। सऊदी अरब ने 1 अरब डॉलर देने का प्रॉमिस किया था। इसके अलावा चाइना ने अलहदा पैसे देने थे, पेरिस क्लब के ममालिक ने अलहदा देने थे, आईएमएफ ने अलहदा देने थे, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अलहदा देने थे, वर्ल्ड बैंक ने अलहदा देने थे, जापान और दीगर तमाम ममालिक से जो हमने कर्जों की कमिटमेंट्स ली थी कि आप हमें ये कर्जा देंगे वो। लेकिन इन तमाम ममालिक ने ये पैसे देने की शर्त ये रखी थी कि आप आईएमएफ प्रोग्राम में रहेंगे और आईएमएफ आपको किस्त दे रहा होगा। यानी कि आईएमएफ की किस्त उनके लिए तसल्ली का बायस है कि अगर आईएमएफ इस मुल्क को पैसे देने को तैयार है तो इसका मतलब है कि ये मुल्क दोबारा रिवाइव हो सकती है इसकी इकॉनमी। और उस सूरत में हमारे भी जो पैसे जाएंगे वो डूबेंगे नहीं, वापस आ जाएंगे। आप खुद सोचें ना कि आपका कोई जानने वाला आ जाए कि मेरे घर के हालात बड़े ख़राब हैं, 1 लाख रुपया मुझे उधार दे दें।
आप उसकी शक्ल देखेंगे, आप सोचेंगे कि ये 1 लाख रुपए मुझे वापस कर देगा, ये कह रहा है 2 माह में 1 लाख रुपए वापस कर दूंगा। फिर आप सोचेंगे कि यार ये तो बेरोजगार है, इसको जॉब भी नहीं अगली को मिलने के चांस, इसके घर में तो कोई और चीज़ भी नहीं है कि ये बेच सके ना कुछ कर सकता है, तो मैं तो 1 लाख रुपए दूँ, ये 1 लाख रुपए खा देगा और ये 2 महीने बाद कहेगा भाई मेरे पास तो पैसे नहीं देने के। तो आप फिर देंगे ऐसे बंदे को 1 लाख रुपया? आप नहीं देंगे। तो हमें भी चाहे वो हमारे सो कॉल्ड ब्रादर, दोस्त, मालिक हो, वो क्यों कर्जे दें, क्यों पैसे दें, क्यों हमारे फॉरेन रिजर्व में रखाएं, जबकि उनको पता हो कि हम तो पैसे वापस करने की पोजीशन में नहीं है। ठीक है। और आप ये देखिए कि इस वजह से अब आप हमारे अंदाज़ा कीजिए कि हमारे अंदरूनी हालात इस वक्त क्या है। अब पता है जो हमारा सर्कुलर डेट है, यानी कि गर्दिशी कर्जा, जिसमें गैस और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का और जो पेट्रोलियम कंपनियां होती हैं जो पे करती हैं उन कंपनियों को जो बिजली पैदा करती हैं और फिर वो बिलों की मद में इकट्ठे करके उनको पैसे वापस करती हैं, वो अदायगियां जो पाकिस्तान की हैं, इस वक्त पाकिस्तान का अपना अंदरूनी गर्दिशी कर्जा 4177 अरब रुपए पे पहुंच चुका है, यानी कि 4177 अरब रुपया आपने इस वक्त गर्दिशी कर्जा आपका पहुंच गया वहां पर। उसमें आप देखिए जरा कि ये जो गर्दिशी कर्जा है इसमें 2277 यानी कि 2277 अरब रुपए आपने सिर्फ पीएसओ के अदा करने हैं। ठीक है। 1400 अरब रुपया यानी कि 1400 अरब रुपया आपने सिर्फ गैस कंपनियों का, गैस सेक्टर का आपने गर्दिशी कर्जा अदा करना है। आपको मालूम है ये बात? ठीक है। फिर आप आ रही है, हालात चेक कीजिए कि अब जबकि आपके पास पैसे नहीं है देने के, तो अब आप सिलेक्टिव हुए में हैं, इसके पैसे रोक लो। अब आपने फॉरेन एयरलाइंस के 225 मिलियन डॉलर जो आपने उनकी अदायगियां करनी है, वो यहाँ पे टिकट सेल करते हैं, मुख्तलिफ मद में पैसे होते हैं, ऑयल, आप उधर जाते हैं, फ्लाइट्स के, एयर कंट्रोल, वो 225 मिलियन डॉलर बनते हैं, यानी कि 22 करोड़ 50 लाख डॉलर आपने वो उनके अदा करने, आप रोक के बैठे हुए हैं। अब कल को जब आपको अदा करने पड़ेंगे उस वक्त पता नहीं डॉलर का रेट क्या होगा, आपको कौमी खजाने को उसका कितना नुकसान पहुंचेगा, लेकिन क्या करें, आपकी मजबूरी आप नहीं कर पा रहे। पोर्ट पर सब्जियां आई हुई हैं, ऑयल आया हुआ है खाने का, दीगर चीज़ें आई हुई हैं, चावल आए हुए हैं, आटा आया हुआ है, वो पोर्ट पर पड़ा हुआ है, आप वो कंटेनर मुल्क के अंदर नहीं ला पा रहे। क्यों? कराची पोर्ट पर खड़ा हुआ है, आपको देने को पैसे नहीं है उनको, आप वो डॉलर रोक के बैठे हुए हैं, एलसी खुल रही नहीं है। एलसी कहलाती है लेटर ऑफ क्रेडिट, कि वो बैंक देता है आपको कि अगर आप किसी से उधार भी लें, किसी बैरून मुल्क से किसी से सौदा, तो आप उसको लेटर ऑफ क्रेडिट देते हैं कि भाई हमारे मुल्क का ये बैंक गारंटी दे रहा है कि ये बंदा ये पेमेंट कर सकता है, वरना ये हम पेमेंट करेंगे, वो हमारी गारंटी दे रहा है एक बैंक। वो आपके पास खुलने के पैसे नहीं है। ठीक है। आप आ रही है, अभी इस वक्त हमारा अरबों डॉलर का पेट्रोल का और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का, जिसमें एलएनजी भी आती है, दीगर पेट्रोल, डीजल, दीगर ऑयल प्रोडक्ट्स आती हैं, वो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। ठीक है। जो हम अंदरूनी मुल्क से उसमें शेयर कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान के अपने गैस रिजर्व्स हैं, ऑयल रिजर्व्स हैं, वो एक बड़ा सहारा है, वरना तो सारा का सारा बाहर से करना पड़े तो मुल्क वैसे ही दिवालिया हो जाए। लेकिन आपको पता है जो हमारे मुल्क में मौजूद है उनकी क्या हालत है इस वक्त? हम इस वक्त मुल्क में मौजूद जो तेल के हैं वो 79.8% रिजर्व्स हम खा चुके हैं। मुल्क में 21% रिजर्व मौजूद है ऑयल का, जो अपना हम पैदा कर रहे हैं। 79% पाकिस्तान इस्तेमाल कर चुका है। जो मुल्क में अंदर से जो गैस पैदा होती है, जो बलूचिस्तान, सिंध, केपी, पंजाब, उसका भी 66.6% हम
इस्तेमाल कर चुके हैं। इस वक्त मुल्क में 34% गैस बाकी है, आपको पता है। 66% हम इस्तेमाल करें, 34% रिजर्व कितना अरसा और चलेंगे? वो भी खत्म हो जाएंगे आने वाले 2 नहीं तो 5 सालों में। ये जो ऑयल के, पेट्रोल और डीजल के जो रिजर्व हैं पाकिस्तान के अंदर, जो कुएं हैं, वो भी ड्राई हो जाएंगे और साल नहीं तो 2 सालों में। फिर सारा का सारा बाहर से ही इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है। फिर आप देखिए कि ये एक ऐसा मुल्क है जहां पे खान साहब आए तो उन्होंने कहा कि बाहर से लोग वीज़ा लेके यहाँ पर नौकरियां लेने आएंगे। एम्बेसियों के बाहर लाइनें लगी होंगी पाकिस्तान का वीज़ा लेने के लिए। और फिर बाद में हमने देखा कि जुल्फी बुखारी साहब क्रेडिट लेते थे कि हमने इस साल इतने लाख लोग बाहर भेजे हैं नौकरियों के लिए। और इस वक्त हालात ये हैं कि आप अंदाज़ा कीजिए कि 2021 में 2,25,000 पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से बाहर चले गए थे। 2020 में 2,88,000 पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर गए नौकरियों के लिए। आपको मालूम है इस साल 2022 में अभी तक 7,65,000 पाकिस्तानी नौकरियों के लिए बैरून मुल्क चले गए हैं। ठीक है। और इनमें 92,000 आला तालीम याफ्ता डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, IT एक्सपर्ट्स हैं और अकाउंटेंट्स हैं। आप ज़रा सुनते जाइए। ठीक है। ये वो ब्रेन ड्रेन हो रहा है जो पाकिस्तान का जो पढ़ा लिखा तबका है वो छोड़ रहा है इस मुल्क पे, उसका यकीन ख़त्म हो गया है। आप सुनते जाइए। ठीक है। अब ये ब्यूरो ऑफ इमिग्रेंट्स के ये वो दस्तावेजात हैं जिनसे हम आपको बता रहे हैं। ठीक है। कि आप सुनते जाइए। 92,000 जो थे वो ग्रेजुएट्स थे जो पाकिस्तान से गए। 3,50,000 ट्रेंड वर्कर्स थे। ठीक है। जबकि उसके अलावा जो अनट्रेंड लेबर थी ये उसके अलावा थी। अब ये जो बाहर गए हैं उनमें अब जो ग्रेजुएट्स हम सब कुछ आपको बता रहे हैं उसमें 5,534 इंजीनियर हैं, 18,000 इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, सॉरी, 2,500 डॉक्टर्स हैं MBBS, 2,000 कंप्यूटर एक्सपर्ट्स हैं, 6,500 अकाउंटेंट्स हैं, 2,600 एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट्स हैं। ये मुल्क एक एग्रीकल्चरल मुल्क है, उसके 2,600 एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट्स बैरून मुल्क चले गए। 900 साथीज़ा हैं, 12,000 कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, 1,600 नर्सें हैं, 21,517 टेक्नीशियंस हैं और जो अनस्किल्ड जो लेबर गई है वो 2,13,000 है। ठीक है। फिर आप देखिए 7,30,000 जो हमारे मुल्क की यूथ थी वो मिडिल ईस्ट में यानी कि गल्फ ममालिक में चली गई है। 40,000 यूरोप गई है। ठीक है। 4,70,000 जो गल्फ में गए हैं उनमें से वो सऊदी अरब गए हैं, 1,19,000 UAE में गए हैं, 70,000 ओमान में गए हैं, 51,634 कतर में गए हैं और 2,000 कुवैत में गए हैं। ठीक है। जबकि उसके अलावा 2,000 पाकिस्तानी इराक में गए हैं, 5,000 मलेशिया में गए हैं, 602 चाइना में गए हैं। वो चाइना जिसका हम उससे मानते हैं हिमालय से ऊंचा और समुद्रों से गहरा, दोस्तों तो 602 पाकिस्तानियों को सिर्फ नौकरियां मिली हैं। 815 जापान गए हैं, 136 तुर्की गए हैं। ठीक है। जबकि 478 पाकिस्तानी सूडान जैसे मुल्क में भी नौकरी के लिए चले गए। ठीक है। ये पाकिस्तानियों की हालात है कि ये इस मुल्क से बस जिंदा भाग के चक्कर में है कि किसी तरह से निकल जाएं। और ये कोई, मैंने समझता कि ये बेचारे गलत गए हैं। इस मुल्क के हालात ऐसे को बताया तो इस मुल्क के खजाने में पैसे ही नहीं है। आप देखिए यूरोप में 3,160 गए हैं पाकिस्तानी जो रोमानिया में गए हैं, बरतानिया में 677 गए हैं, सॉरी 2,500 बरतानिया में गए हैं, 677 स्पेन में गए हैं, 566 जर्मनी में गए हैं, 497 ग्रीस में गए हैं। ठीक है। यानी कि यूनान, 292 इटली गए हैं। आप सोचिए। जबकि 700 अमेरिका में गए हैं। ठीक है। और अब देखिए प्रोविंस वाइज देख लीजिए
कि इनमें से आधे से ज़्यादा जो तादाद है इन 7,65,000 में से वो पंजाब से बाहर गई है। ठीक है, यानी कि 4,24,000 पंजाब से बाहर गए हैं बैरून मुल्क नौकरियों के लिए, 2,06,000 खैबर पख्तूनख्वा से गए हैं, 38,000 जो साबका कबायली इलाका जाता है वहाँ से गए हैं, 54,000 सिंध से गए हैं, 27,000 आज़ाद कश्मीर से गए हैं, 7,000 बलूचिस्तान से गए हैं और 6,000 सिर्फ इस छोटे से इस्लामाबाद से गए हैं बैरून मुल्क। ठीक है, अब आप सुनते जाइए। इस वक्त पाकिस्तान के जो रेमिटेंस है, आपको पता है उनमें जो बैरून मुल्क से जो पाकिस्तानी अपने घरों में पैसे भेजते हैं उसमें 14% कमी आ गई है। ठीक है, और ये नहीं है कि 14% कमी इसलिए है कि लोगों ने बाहर बेरोजगारी बढ़ गई है पाकिस्तानियों की या उन्होंने घर पैसे भेजने बंद कर दिए, नहीं, क्योंकि डॉलर का रेट ओपन मार्केट में 250-50 रुपए पे पहुंचा हुआ है। तो पाकिस्तानी कह रहे हैं बैंकिंग चैनल से भेजेंगे तो बैंकिंग चैनल से 224 रुपए का डॉलर जाएगा पाकिस्तानी, तो हमें क्या फायदा? हम हवाला हुंडी से बेचते हैं, हमारे घर वालों को बजाय अगर हम $1,000 भेजते हैं तो 2,24,000 मिलेंगे और वो भी कट कटा के 2,20,000 मिलेंगे, तो हम हवाला हुंडी से भेजते हैं 250 रुपए का डॉलर है ओपन मार्केट में, तो हम $1,000 भेजेंगे तो हमारे घर वालों को तो 2,40,000 मिलेगा। तो वो हवाला हुंडी से भेज रहे हैं, वो बैंकिंग चैनल से भेज रहे नहीं, तो आपके जो रेमिटेंस है वो 14% कम हो गए हैं। तो 14% कम हुए तो सारी बात है वो भी आपके कौमी खजाने को बड़ा सहारा होता है कि बाहर से पाकिस्तानी पैसे भेज रहे हैं, वो भी आपके फॉरेन रिजर्व को मुस्तहकम रखते हैं, लेकिन अब वो भी घटते जा रहे हैं। फिर आप देखिए, ये वो मुल्क है, ठीक है, ये एक एग्रीकल्चरल मुल्क है। इस साल यहां पर बहुत खौफनाक, आपको पता है, सैलाब आया, 3.5 करोड़ से ज्यादा लोग मुतासर हुए हैं इस मुल्क में। आप सुन लीजिए, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में सबसे मेजर शेयर कॉटन का है, यानी कि टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स का, कपड़ों का। आपको पता है इस साल मुल्क में जो कपास की फसल है ये सैलाब की वजह से मुतासर होकर उसकी पैदावार 40% घट गई है। तो अब अगर आपने जो यूरोपीय यूनियन और आप मगरबी ममालिक को जो बाहर कपड़े की प्रोडक्ट्स बरामद करते हैं, तो उनसे आपको ऑर्डर लेने के लिए, उस ऑर्डर को पूरा करने के लिए आपके मुल्क के अंदर तो कपास मौजूद ही नहीं है कि आप कपड़ा तैयार करके उससे चीज़ें बना के बाहर बेच सकें। तो आप बाहर से कपास इंपोर्ट करेंगे, बाहर से कपास इंपोर्ट करेंगे तो वो महंगी कपास आएगी। आपका जो टेक्सटाइल सेक्टर है उसके पास प्रॉफिट का मार्जिन घट जाएगा। प्रॉफिट का मार्जिन घटेगा तो वो यकीनी तौर पे नौकरियों से लोगों को फारिग करेंगे और मुल्क के ज़रा मुबदला के ज़खायर पर भी उसका असर होगा, क्योंकि ज़ाहिर बात है वो जो पैसा कमा रहे होंगे उसमें से बहुत सा पैसा तो फिर बैरून मुल्क वापस जा रहा होगा, जो वो खाम मटेरियल बाहर से खरीद रहे होंगे। ठीक है, और सिर्फ ये नहीं है, अब पता है चावल की फसल उसमें 10% कमी हुई है। जो ये गंदम की फसल है वो अब लग रही है, और सारा मुल्क तो आधे ज़्यादा मुल्क तो आपका सैलाब में डूबा हुआ है, वो पानी ही नहीं सही तरह उतरा है, तो वहाँ पर ज़मीन ही ठीक नहीं है, तो अगले साल गंदम का भी इस मुल्क में शदीद बहरान आ जाएगा, ये जो फसल कटेगी अगले अप्रैल में। ठीक है, और इस वजह से हुआ क्या है कि जब मुल्क में सैलाब बहुत ज़्यादा आया, ठीक है, किसान फसल लगा ही नहीं सकता, तो फसल लगा नहीं सकता तो उसके पास पैसे भी नहीं है, जो पिछली फसल थी उसकी सैलाब में तबाह होगी, तो ज़ाहिर बात है वो ना ट्रैक्टर खरीद रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। तब हुआ क्या है कि एक मिल्लत ट्रैक्टर है पाकिस्तान की बड़ी ट्रैक्टर कंपनी, उन्होंने हफ्ते में जुमे के दिन अपना प्लांट ही हफ्ते में एक दिन बंद करने का ऐलान कर दिया कि हम एक दिन अपना प्लांट नहीं चलाएंगे, ट्रैक्टर बनाएंगे ही नहीं, क्योंकि वो जो उस दिन हम बनेगा उसको हम बेचेंगे कहाँ पे। उस वजह से, उसकी वजह क्या है, अब पता है कि अलगाजी एक ट्रैक्टर है, उनकी ट्रैक्टरों की फरोख्त में 65% कमी हुई है। जो मिल्लत ट्रैक्टर है उनकी ट्रैक्टर की फरोख्त में 27% कमी हुई है, जबकि ओवरऑल जो पाकिस्तान में ट्रैक्टर की फरोख्त है उसमें 52% कमी हो गई है, क्योंकि बायर नहीं है। ये भी तो एक इंडस्ट्री है ना। फिर आप आइए, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है
उसमें 7.75% यानी कि 7.25% कमी वाक़या हो गई है। ठीक है, ये होते हैं बड़े यूनिट्स होते हैं मुल्क के इंडस्ट्री के, उनकी जो बढ़ने की जो होनी चाहिए थी ग्रोथ, वो बढ़ने की बजाय घटने लग गई है। 7.75% घट गई है। और उसमें आप देखिए, अब आप सुनते रहिए कि इस कमी में जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसकी जो कमी है वो 30.56% है। जो टेक्सटाइल सेक्टर है यानी कपड़ा शपड़ा, 24.62% इसमें कमी हुई है। जो मशीनरी और इक्विपमेंट का सेक्टर है उसमें 38% कमी हुई है। जो लकड़ी के मतलब टेबल बेड्स ये वो सब कुछ जो ये सेक्टर है इसमें 81.75% कमी हुई है। कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑप्टिकल जो प्रोडक्ट्स हैं इनमें 25.66% कमी वाक़या हुई है। फार्मास्यूटिकल का जो शोबा है उसमें 18.56% कमी वाक़या हुई है। ठीक है, अब आप सोचिए कि ये कितना खौफनाक है, कितनी दुनिया इससे बेरोजगार हुई होगी। जो इस वक्त आपका जो बिजनेस कॉन्फिडेंस है, यानी कि जो बिजनेसमैन है वो सरमायाकारी के लिए कितना पुरअतमाद है कि वो मुल्क में सरमायाकारी करे ना करे, आप पता है उसका एतमाद में 4% कमी हुई है। ठीक है, क्या ये अच्छे साइन है? स्टॉक एक्सचेंज कल 558 पॉइंट्स गिर गई। ठीक है, आपके पास डॉलर नहीं है, आप माजरत के साथ तकरीबन डिफॉल्ट कर चुके हैं। और इसमें ये मौजूदा हुकूमत जिम्मेदार नहीं है। ये पिछले 4 साल में खान साहब ने जो किया है इस मुल्क के साथ, जो जनरल कमर बाजवा, इमरान खान, जनरल फैज़ हमीद, साकिब निसार और उसके बाद फिर आसिफ सईद खोसा, फिर गुलजार अहमद, और फिर अभी जो कुछ हो रहा है, क्या कहें, ये जो एक ट्राइका और ये जिसे कहते हैं ना वो चार क्या जो चलता रहा ना, ये इसने मुल्क खा गए ये लोग। और बाजवा साहब भी अरबों बना के और फिर पर्क्स और प्रिविलेजेस लेके घर चले गए। जनरल फैज़ हमीद भी अरबों बना के पर्क्स एंड प्रिविलेजेस लेके प्लॉट, मुरब्बे, ज़रूरी रकबे वो लेके घर चले गए हैं। इमरान खान साहब तोशा खाना पे अरबों रुपए के डाके डाल के, आ रही बुशरा बीबी की ऑडियो आ रही है कि ये तस्वीरें कहाँ से बाहर जा रही हैं। भाई आप जब अपने दौर में वज़ीर-ए-आज़म हाउस की गोल्डन कलर की टूटियों की वीडियोस बना बना के एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जो ताज़ा ताज़ा बाहर हुआ था उसकी तज़हीक कर रहे थे, तो आज आपके भी तोशा खाना आपके मुंह पे मारा जा रहा है। जो आपने अरबों की करप्शन किया वो तो टूटियां उतार के नहीं लेके गए थे, आप तो उतार के ले गए हैं। बुशरा बीबी साहब आप लोग तो उतार के ले गए हैं, मुर्शद आपने तो बेच दी ये चीजें। तो ये मुल्क खोखला हो गया है। और ऐसे में असूलन तो इस मुल्क को, अब मईशत को हमें खड़ी करने की कोशिश करनी चाहिए। सबको इधर मुतहद होके जो जो हम सब ने नुकसान किया है अब उसका कफारा अदा करना चाहिए। लेकिन इमरान खान साहब अभी भी इक़्तिदार के लिए इस मुल्क को डिस्टेबल करने लगे हुए हैं और इसी वजह से IMF नहीं किस्त दे रहा, आगे से आगे मामला जा रहा है। इसकी हम एक वजह बताते हैं। जब पिछले साल भी बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी चल रही थी बजट आने से पहले कि पता नहीं हो सकता है असम्बलियाँ डिज़ोल्व होंगी नहीं होंगी, क्या होगा, ठीक है ये हुकूमत बजट दे के हो सकता है असम्बली डिज़ोल्व कर देगी, फलान है ये है। तो ये जो पेरिस क्लब के जो चंद ममालिक हैं इनके कुछ डिप्लोमेट से मुझे गुफ्तगू का मौका मिला, तो जो उनकी बातचीत थी जो उससे मुझे चीज़ समझ आई उसका निचोड़ ये था कि वो ये कह रहे थे कि हम अपने कैपिटल्स को क्यों लिखेंगे पाकिस्तान को इस मौके पर, जबकि यहाँ पर इतनी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है और हमें यकीन ही नहीं कि पॉलिसीज की कंटिन्यूटी क्या होगी। कि अगर ये हुकूमत कहेगी कि जी हम इस तरफ जाएंगे मुल्क की मईशत को लेके और ये हुकूमत गिर जाए और इंटरिम गवर्नमेंट आए वो कहे किसी और तरफ जाना है और इलेक्ट होकर जो हुकूमत आए वो हुकूमत ना हो जो हमें कमिटमेंट्स दे के गई थी, वो कोई और तीसरी हुकूमत आ जाए और वो मुल्क को किसी और ही सिमत में लेके चल पड़े,
तो ऐसे में हम क्यों पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, क्यों अपनी कैपिटल्स को लिखें कि वो यहाँ पर पैसे भेजें, या आईएमएफ में पाकिस्तान को सपोर्ट करें, पाकिस्तान के हक में वोट दें, या क्या करें वो। तो अब सोचिए ना, फिर उसी किस्म की पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है कि असम्बलियाँ तोड़ रहा हूँ, नहीं तोड़ रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। तो ऐसे में क्यों वो ममालिक पाकिस्तान को पैसे दें जब वो उनको पता ही ना हो कि इस मुल्क की मईशत का फ्यूचर क्या है। क्योंकि यहाँ पे तो इतना पॉलिटिकल क्योस है, अनसर्टेनिटी है, गैर यकीनी की फजा है, एक नफसा नफसी का आलम है। उनका दिमाग खराब है, वो यहाँ पर पैसे हमें भेजेंगे, देंगे कि ठीक है आप चलाएं मुल्क की मईशत, हम आपके खजाने में पैसे डालते हैं, या हम इतने अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं ताकि आपका फॉरेन रिजर्व मुस्तहकम हो, आपकी मईशत मुस्तहकम हो, जॉब्स क्रिएट हो। वो पागल तो नहीं है ना। सरमायाकार ने रिटर्न देखना होता है कि उसको जो वो लगाएगा उसका रिटर्न उसको क्या मिलेगा। अगर वो इस मुल्क में नई मईशत में देने की गुंजाइश, तो वो कहां से आएगी इन्वेस्टमेंट। तो खुदारा कोई इस मुल्क का सोच ही नहीं रहा, इस मुल्क की यूथ का नहीं सोच रहा, इस मुल्क के फ्यूचर का नहीं सोच रहा। सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है। ये मुल्क एक खौफनाक किस्म के आतिश फिशां पर बैठा हुआ है, जो किसी वक्त भी फट गया, मुजाहरे फूट पड़े, कोऑपराइजिंग आ गई, कुछ भी हो गया। ये एक एटमी ताकत मुल्क है, इस मुल्क के एटमी असासे इनसिक्योर हो जाएंगे। बलूचिस्तान आगे अलहदगी के रास्ते पर चला हुआ है। केपी में तालिबान की दहशतगर्दी वापस आ गई है और वो पूरे मुल्क में फैलने की तरफ बढ़ रही है। इसमें सोचिए ये मुल्क किधर जाएगा, क्या लड़ेगा, क्या खाएगा, क्या चलाएगा, और क्या देगा और क्या लेगा। तो बहरहाल अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज।